14.1 परिचय। यह प्रवासी और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों पर केंद्रित दूसरी पुस्तक की शुरुआत का प्रतीक है। हमारी पिछली पुस्तक में हमारा उद्देश्य आपको प्रवासी भारतीयों के अध्ययन के वैचारिक और सैद्धांतिक पहलुओं से परिचित कराना था, विशेषकर भारतीय प्रवासियों के संबंध में। हमने दुनिया भर में रहने वाले विभिन्न प्रवासी भारतीयों का भी परिचय कराया। इस पुस्तक में हम प्रवासी भारतीयों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं, प्रवासी भारतीयों को प्रभावित करने वाली प्रवासन और आव्रजन नीतियों की खोज करते हैं। हम प्रवासी भारतीयों के बीच बने संबंधों, भारतीय प्रवासियों के बारे में धारणाओं और वैश्वीकरण और प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले मुद्दों की भी जांच करते हैं। यह इकाई मुख्य रूप से वैश्विक उत्प्रवास और आव्रजन नीतियों और प्रवासन और प्रवासी भारतीयों पर उनके प्रभाव को संबोधित करती है। हम यूके, अमेरिका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित पश्चिमी दुनिया में आप्रवासन नीतियों और उनके राजनीतिक आयामों का पता लगाते हैं। यह इकाई इनमें से कुछ उत्प्रवासन और आप्रवासन नीतियों और विशिष्ट नीतियों का मार्गदर्शन करने वाली दोनों सामान्य अवधारणाओं को शामिल करती है। हम विश्व स्तर पर और भारत में नीतियों में बदलावों पर भी चर्चा करते हैं, उनके परिणामों का विश्लेषण करते हैं और उनसे सबक लेते हैं। 14.2 प्रतिबंधात्मक आप्रवासन नीतियों का विकास। द्वितीय विश्व युद्ध ने भारतीय प्रवासियों के इतिहास में, विशेषकर विकसित देशों में, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। युद्ध से पहले भारतीय उपस्थिति छोटी, अस्थायी और सीमांत पर थी। हालांकि युद्ध के बाद यह अधिक महत्वपूर्ण, स्थायी और केंद्रीय हो गया। बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी ब्रिटेन चले गए। युद्ध, विभाजन और स्वतंत्रता ने युद्ध के बाद इस प्रवास को प्रेरित किया और रिश्तेदारी और दोस्ती के संबंधों ने विदेशों में आर्थिक अवसरों का दोहन करने में भूमिका निभाई। अपने उदारवादी होने के बाहरी दिखावे के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एक बहुनस्लीय समाज नहीं था। 1946 में कनाडा और 1947 में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने अपने नागरिकता कानून पेश किए। इसका जवाब देते हुए ब्रिटेन ने 1948 के ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के माध्यम से पहली बार अपनी नीति की रूपरेखा तैयार की। हालांकि 1945 से 1955 तक सभी ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन में प्रवेश करने के लिए तकनीकी रूप से स्वतंत्र थे, लेकिन वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप, कैरेबियन और अफ्रीका से आप्रवासन 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत तक प्रतिबंधित था। जैसे ही आप्रवासन मजबूत हुआ, 1965 में राष्ट्रमंडल आप्रवासी अधिनियम 1962 लागू किया गया, जिसने रंगीन लोगों, विशेषकर दक्षिण एशियाई लोगों के बसने पर ब्रिटिश प्रतिबंधों को आधिकारिक तौर पर वैध कर दिया। इस अधिनियम ने आव्रजन को प्राथमिक आप्रवासियों तक सीमित कर दिया, जिसमें नौकरी के वाउचर 3 प्राथमिकता श्रेणियों में आते हैं: नौकरी की पेशकश वाले, ब्रिटेन में दुर्लभ विशेष कौशल वाले, और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की श्रम आवश्यकताओं के आधार पर संख्यात्मक कोटा के तहत। इसके बाद सरकार द्वारा समर्थित एक श्वेत पत्र ने कौशल के आधार पर आप्रवासन के लिए द्विदलीय दृष्टिकोण का आधार बनाया, जबकि इसने अर्धकुशल और अकुशल भारतीय आप्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया। एक परिवार पुनर्मिलन खंड ने अन्य दक्षिण एशियाई समुदायों पर भारतीय सिखों के आप्रवासन की अनुमति दी। 1965 के बाद से प्राथमिकता जॉब वाउचर श्रेणी में मुख्य रूप से पंजाब और गुजरात के पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा पूरे भारत के डॉक्टर, दंत चिकित्सक और अनुसंधान वैज्ञानिक जैसे पेशेवर शामिल थे। इसने यूके में अधिक चयनात्मक आप्रवासन नीति की ओर बदलाव को चिह्नित किया।
1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में पूर्वी अफ्रीका से विस्थापित हुए कुशल और पेशेवर भारतीयों को 2 बार भगाए गए के रूप में जाना जाता था। उन्होंने यूके में उच्च योग्य भारतीय प्रवासियों के लिए योगदान दिया। नव स्वतंत्र पूर्वी अफ्रीकी देशों में 1961 में तांगानिका, 1962 में युगांडा और 1963 में केन्या राष्ट्रीयकरण और अफ्रीकीकरण में वृद्धि हुई। पूर्वी अफ्रीकी भारतीयों को स्थानीय या ब्रिटिश नागरिकता के बीच एक विकल्प का सामना करना पड़ा। 1968 में बड़ी संख्या में पूर्वी अफ्रीकी एशियाई ब्रिटेन चले गए, जिससे ब्रिटिश सरकार को चिंता हुई। इसके परिणामस्वरूप 1968 का दूसरा राष्ट्रमंडल आप्रवासन अधिनियम लागू हुआ, जो केवल 3 दिनों में पारित हो गया। अधिनियम ने सभी ब्रिटिश पासपोर्ट धारकों पर आव्रजन नियंत्रण लगा दिया, जब तक कि वे माता-पिता या दादा-दादी ब्रिटेन में पैदा नहीं हुए, गोद लिए गए या प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हुए। इस अधिनियम को व्यापक रूप से आव्रजन नीति में अपमानजनक आचरण के इतिहास में सबसे अपमानजनक आचरण माना जाता है। इसने पूर्वी अफ्रीकी भारतीयों को नागरिक अधिकारों से वंचित करने के एक उपकरण के रूप में कार्य किया, जबकि ब्रिटेन के बाहर पुराने प्रभुत्व और दक्षिणी रोडेशिया, केन्या और अर्जेंटीना में बसे ब्रिटिश मूल के श्वेत लोगों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया। पूर्वी अफ्रीकी एशियाई आप्रवासन पर ब्रिटिश रुख ब्रिटिश स्वार्थ के दृष्टिकोण से अनुचित और अव्यावहारिक दोनों था। पूर्वी अफ्रीकी भारतीय एक सुशिक्षित और सफल समुदाय, जिसमें बड़े पैमाने पर उद्यमी और योग्य पेशेवर शामिल थे। यह स्पष्ट करके कि ब्रिटेन में उनका स्वागत नहीं है, ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारत के साथ टकराव किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अज्ञानता भी प्रदर्शित की। इसने कई सक्षम व्यक्तियों, विशेष रूप से सबसे धनी और सबसे शिक्षित लोगों को ब्रिटेन के स्थान पर कनाडा को चुनने के लिए प्रेरित किया। घरेलू मोर्चे पर 1968 के अधिनियम का उद्देश्य कौशल के आधार पर आप्रवासन के लिए द्विदलीय दृष्टिकोण को मजबूत करना था, जिसे विशेष रूप से हनोक पॉवेल के खून की नदियां भाषण से आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसने इसे भारतीयों सहित रंगीन आप्रवासियों के प्रति बहुत उदार माना। 1972 में युगांडा एशियाई संकट ने स्वतंत्रता के बाद केन्या और तांगानिका में देखे गए भारतीय प्रवास के एक परिचित पैटर्न का अनुसरण किया। अगस्त 1972 में निष्कासन ने यूके या भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े युगांडा के एशियाई लोगों को प्रभावित किया। एडवर्ड हीथ सरकार ने अन्य समृद्ध देशों के साथ मिलकर लगभग 23,000 युगांडा के एशियाई लोगों, मुख्य रूप से भारतीयों जो अच्छी तरह से योग्य थे, को कनाडा जैसे देशों में प्रवास की सुविधा प्रदान की। केवल लगभग 29,000 युगांडा एशियाई लोगों ने यूके को चुना। समय के साथ ब्रिटिश वाउचर प्रणाली सख्त हो गई, क्योंकि नए नियमों और आव्रजन कानूनों ने धीरे धीरे जारी किए गए वाउचरों की संख्या कम कर दी। यह उत्तर के अन्य विकसित देशों द्वारा भेदभावपूर्ण प्रतिबंध हटाने और वैश्विक दक्षिण से प्रवासियों के लिए कोटा में ढील देने के साथ मेल खाता है, जिससे ब्रिटेन की एक सफेद छवि पेश करने और व्यापक पश्चिमी रुख को चुनौती देने की नीति कमजोर हो गई। 14.3 नई दुनिया और एंटीपोड्स में प्रतिबंध हटाना। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले उत्तरी अमेरिका में सख्त आप्रवासन नीतियां थीं, खासकर एशियाई लोगों के खिलाफ। कनाडा में 1947 के एक आदेश में गैर प्रवासियों को, जो सशस्त्र बलों में सेवा करते थे और सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी गई थी, देश में आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यदि वे एशियाई मूल के थे तो उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। राष्ट्रमंडल की बदलती संरचना ने कनाडा को प्रभावित किया और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की यात्रा के बाद भारतीय कनाडाई लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया।
कनाडा की सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय छवि को बनाए रखने के लिए आप्रवासन अधिनियम में नस्लवादी प्रावधानों को बदल दिया गया। 1962 में नए नियमों ने आप्रवासियों के चयन के लिए मानदंड के रूप में नस्ल, रंग या राष्ट्रीय मूल का उपयोग करने पर रोक लगा दी। तब अंक प्रणाली ने कुशल, शिक्षित और योग्य भारतीयों के आप्रवासन को बढ़ाया। गैरश्वेत भारतीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने में कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1960 के दशक में अपनी श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति को त्याग दिया। न्यूजीलैंड आप्रवासन को उदार बनाने में और भी आगे बढ़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय आप्रवासन में मुख्य रूप से प्रशांत तट पर लकड़ी मिलों और गोदी में काम करने वाले अनपढ़ मजदूर शामिल थे। हालांकि वहां कुछ शिक्षित भारतीय भी थे, जिनमें राजनीतिक शरणार्थी और छात्र भी शामिल थे। विशेष रूप से हार्वर्ड में बड़ौदा के महाराजा के बेटे और इलिनॉइस में रवींद्रनाथ टैगोर के बेटे ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को संगठित करने वालों में से थे। टैगोर ने स्वयं अमेरिका का दौरा किया था। शुरुआत में वहां के अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रशंसा की, लेकिन बाद में एशियाई बहिष्कार की निंदा की और स्वतंत्रता की कथित कमी के कारण वापस लौटने से इनकार कर दिया। युद्ध के बाद एक बदलाव आया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने आव्रजन और प्राकृतिकीकरण पर हाउस कमेटी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर भारतीयों के खिलाफ वैधानिक भेदभाव को असंगत बताते हुए बाधाओं को हटाने के लिए समर्थन व्यक्त किया। अमेरिकी आव्रजन अधिनियम में 1946 के परिणामस्वरूप हुए संशोधनों ने लगभग 30 वर्षों के भारतीय बहिष्कार को समाप्त कर दिया, जिससे 100 का वार्षिक राष्ट्रीय कोटा स्थापित हुआ। यह परिवर्तन 1943 में चीनी आप्रवासियों के खिलाफ बाधाओं को उठाने के बाद हुआ और इसका उद्देश्य युद्ध के बाद भारत में अमेरिकी सैनिकों के प्रति बढ़ती भारतीय शत्रुता को संबोधित करना था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 1949 की अमेरिका यात्रा ने इस परिवर्तन को और तेज कर दिया। भारतीय आप्रवासन के पहले चरण में, जिसमें मुख्य रूप से अकुशल श्रमिक शामिल थे, 1965 के संशोधनों का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसने अत्यधिक कुशल और पेशेवर भारतीयों के लिए दरवाजे खोल दिए। अगले 3 दशकों में भारतीय अमेरिका में सबसे अधिक शिक्षित, उच्च पेशेवर और सबसे अधिक कमाई करने वाले अल्पसंख्यक जातीय समूहों में से एक बन गए। इसने औपनिवेशिक विरासत से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिसने भारतीयों को ब्रिटेन से जोड़ा। यह प्रवृत्ति जारी रही क्योंकि 1960 और 1970 के दशक के दौरान कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका नई दुनिया में भारतीय पेशेवरों के लिए पसंदीदा स्थान बन गए। ग्रेट ब्रिटेन सहित पश्चिम और पूर्व के विकसित देशों से भी भारतीय प्रतिभा की वैश्विक मांग थी। इसके साथ ही अकुशल और अर्धकुशल प्रवासियों को पश्चिम एशिया के तेल समृद्ध खाड़ी देशों में अवसर मिले, जहां कई भारतीयों ने अस्थायी निर्माण श्रमिकों के रूप में काम किया। कुछ पेशेवरों ने भी यही किया। चिंतन और कार्रवाई 14.1 ब्रिटेन द्वारा दक्षिण एशियाई लोगों के प्रवेश को सीमित करने के लिए अपनाई गई कुछ प्रतिबंधात्मक आव्रजन नीतियां क्या है? तो 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारतीयों के संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बड़े पैमाने पर प्रवास के क्या कारण थे? प्रश्न 1 का उत्तर। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे दक्षिण एशियाई लोगों के प्रवेश को सीमित करने के लिए यूके द्वारा अपनाई गई प्रतिबंधात्मक आव्रजन नीतियों की खोज करने के लिए रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 14.1 का काम सौंपा गया है, ऐतिहासिक और सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में गहराई से जाना जरूरी है। यूनाइटेड किंगडम में आप्रवासन नीतियों का एक जटिल इतिहास है, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई लोगों से संबंधित।
और इन नीतियों को समझने के लिए विभिन्न चरणों और उनके प्रभावों की जांच करने की आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का युग ब्रिटेन के आप्रवासन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दक्षिण एशियाई लोगों सहित ब्रिटिश साम्राज्य से आप्रवासियों के आगमन को शुरू में श्रम की कमी को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। हालांकि जैसे जैसे आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां बदली, वैसे वैसे आप्रवासन नीतियां भी बदली। इस अवधि के दौरान उभरी एक उल्लेखनीय नीति 1948 का ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम थी। जबकि इसने यूनाइटेड किंगडम और उसके उपनिवेशों के नागरिकों को ब्रिटिश नागरिकता प्रदान की, इसने देशभक्त और गैर देशभक्त के बीच अंतर करने की नींव भी रखी। इस वर्गीकरण ने बाद की आप्रवासन नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन समझे जाने वाले पितृसत्तात्मक लोगों के लिए अधिमान्य उपचार की स्थापना की, जिनमें से अधिकतर श्वेत राष्ट्रमंडल मूल के थे। 1960 और 1970 के दशक में यूके ने अधिक कड़े उपायों की शुरुआत के साथ आप्रवासन के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखा। राष्ट्रमंडल आप्रवासी अधिनियम 1962 ने दक्षिण एशियाई सहित राष्ट्रमंडल नागरिकों के प्रवेश पर सीमाओं की शुरुआत को चिन्हित किया। अधिनियम में आप्रवासियों को पितृत्व प्रमाण पत्र रखने की आवश्यकता थी, जिससे गैरश्वेत आप्रवासियों का प्रवाह और भी सीमित हो गया। आप्रवासन अधिनियम 1971 एक और मील का पत्थर था, जिसने पिछले कानून को प्रतिस्थापित किया और निवास के अधिकार की अवधारणा को पेश किया। इस कानून ने यूके को प्रवेश और ठहरने को नियंत्रित करने का अधिकार दिया, जिससे आप्रवासन को सीमित करने की सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत हुई। दक्षिण एशियाई, विशेषकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के लोगों ने खुद को इन नए प्रतिबंधों के अधीन पाया। आप्रवासन अधिनियम 1971 की शुरुआत के बाद 1973 के आप्रवासन नियम लागू हुए, जिसमें अलग-अलग वीजा आवश्यकताओं वाले देशों को अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया। दक्षिण एशियाई देशों को अक्सर अधिक प्रतिबंधात्मक श्रेणियों में रखा जाता था, जिससे इन देशों के व्यक्तियों के लिए यूके में प्रवास करना कठिन हो जाता था। 1980 के दशक में ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम 1981 के साथ आप्रवासन नीतियों को और सख्त किया गया। इस कानून ने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने के मानदंडों को बदल दिया, जिससे ब्रिटिश नागरिकों के लिए विदेश में पैदा हुए बच्चों के लिए नागरिकता का दावा करना अधिक कठिन हो गया। इसका दक्षिण एशियाई समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, विशेषकर उन लोगों पर जो ब्रिटेन में बस गए थे। आप्रवासन अधिनियम 1988 और 1994 के आप्रवासन नियमों ने प्रतिबंधात्मक नीतियों की प्रवृत्ति को जारी रखा। दक्षिण एशिया के कई देशों सहित कुछ देशों के आगंतुकों के लिए वीजा आवश्यकताओं की शुरुआत ने यूके की यात्रा को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। भेदभावपूर्ण और गैरश्वेत व्यक्तियों को असंगत रूप से प्रभावित करने के लिए नियमों की अक्सर आलोचना की जाती थी। सदी के अंत में राष्ट्रीयता, आप्रवासन और शरण अधिनियम 2002 आया, जिसका उद्देश्य आप्रवासन प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करना था। हालांकि आलोचकों ने तर्क दिया कि ये उपाय दक्षिण एशियाई लोगों पर असमान रूप से प्रभाव डाल रहे हैं, विशेष रूप से परिवार के पुनर्मिलन और शरण मांगने के संदर्भ में। हाल के वर्षों में शत्रुतापूर्ण पर्यावरण नीति ने आप्रवासियों पर इसके प्रभाव के लिए ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें दक्षिण एशिया के लोग भी शामिल हैं। मकान मालिकों और नियोक्ताओं के लिए व्यक्तियों की आव्रजन स्थिति की जांच करने की आवश्यकता के साथ साथ पहले निर्वासित करें, बाद में अपील करें दृष्टिकोण जैसी नीतियों ने एक ऐसा माहौल बनाया है जो कई लोगों का तर्क है कि यह अवांछनीय और शत्रुतापूर्ण है, विशेष रूप से रंगीन आप्रवासियों के लिए। निष्कर्षतः
दक्षिण एशियाई लोगों को लक्ष्य करने वाली ब्रिटेन की प्रतिबंधात्मक आव्रजन नीतियां दशकों से विकसित हुई है, जो राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में बदलाव को दर्शाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद श्रम की कमी को दूर करने के लिए आप्रवासन को प्रोत्साहन से लेकर कड़े अधिनियमों और नियमों के बाद के कार्यान्वयन तक यात्रा को विधायी उपायों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया है। इन नीतियों ने न केवल यूके की जनसांख्यिकीय संरचना को आकार दिया है, बल्कि भेदभाव और असमानता को बनाए रखने के लिए इसकी आलोचना भी की गई है। इन नीतियों के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना उनके प्रभाव और यूके में आप्रवासन के आसपास चल रहे प्रवचन पर जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। यह पहचानना आवश्यक है कि आप्रवासन नीतियां नस्लवाद, आर्थिक असमानता और राजनीतिक विचारधाराओं सहित व्यापक सामाजिक मुद्दों से अलग नहीं हैं। अन्य आप्रवासी समुदायों की तरह दक्षिण एशियाई लोगों को न केवल कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा है, बल्कि इन नीतियों के परिणामस्वरूप सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। प्रतिबंधात्मक आव्रजन नीतियों ने न केवल यूके में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रभावित किया है, बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित किया है जो पहले से ही देश में दक्षिण एशियाई प्रवासी का हिस्सा है। नियमों में लगातार बदलाव और नागरिकता के मानदंडों को कड़ा करने से इन समुदायों के भीतर अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। इसके अलावा इन नीतियों का प्रभाव कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं से परे सामाजिक दृष्टिकोण और धारणाओं तक फैला हुआ है। आप्रवासन के आसपास के विमर्श पर अक्सर रूढ़िवादिता और जेनोफोबिया का आरोप लगाया गया है, जिससे दक्षिण एशियाई समुदाय और भी हाशिए पर चले गए हैं। मीडिया चित्रण और राजनीतिक बयानबाजी ने जनमत को आकार देने, कभी-कभी नकारात्मक रूढ़िवादिता को मजबूत करने और शत्रुतापूर्ण माहौल को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है। आप्रवासन नीतियों का एक महत्वपूर्ण पहलू परिवार के पुनर्मिलन पर उनका प्रभाव है। पिछले कुछ वर्षों में परिवार के सदस्यों को यूके लाने के मानदंड और अधिक सख्त हो गए हैं, जिससे दक्षिण एशियाई लोगों के लिए अपने प्रियजनों के साथ एकजुट रहना चुनौतीपूर्ण हो गया है। यह न केवल सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों को प्रभावित करता है, बल्कि समाज के ताने-बाने पर भी व्यापक प्रभाव डालता है, क्योंकि पारिवारिक संरचनाएं तनावपूर्ण होती हैं और व्यक्तियों को जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं को नेविगेट करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे ही यूके ने आप्रवासन को सीमित करने के लिए नीतियां लागू की, आर्थिक प्रभाव के बारे में चिंताएं अक्सर उठाई गई। हालांकि यूके की अर्थव्यवस्था और समाज में दक्षिण एशियाई अप्रवासियों द्वारा किए गए योगदान पर विचार करना आवश्यक है। श्रम अंतराल को भरने से लेकर सांस्कृतिक विविधता में योगदान देने तक दक्षिण एशियाई लोगों की उपस्थिति ने देश के ताने-बाने को विभिन्न तरीकों से समृद्ध किया है। प्रतिबंधात्मक नीतियां जो इन योगदानों को नजरअंदाज करती हैं, उन संभावित लाभों को कम करने का जोखिम उठाती है जो आप्रवासन ला सकते हैं। मानवाधिकारों के बारे में बढ़ती जागरूकता और राष्ट्रों के अंतर्संबंध की मान्यता के साथ वैश्विक परिदृश्य भी बदल गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते प्रवासियों के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार के महत्व पर जोर देते हैं, चाहे वे किसी भी मूल के हों। ब्रिटेन की आप्रवासन नीतियों, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई लोगों को लक्षित करने वाली नीतियों का मूल्यांकन इन विकसित वैश्विक मानदंडों के आलोक में किए जाने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में आप्रवासन के प्रति अधिक दयालु और समावेशी दृष्टिकोण की वकालत बढ़ रही है। नागरिक समाज संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामुदायिक नेता आव्रजन नीतियों के भेदभावपूर्ण पहलुओं को चुनौती देने में मुखर रहे हैं। मानवीय गरिमा का सम्मान करने वाली और समानता के सिद्धांतों को कायम रखने वाली एक निष्पक्ष और उचित आप्रवासन प्रणाली की मांग जोर पकड़ रही है।
नस्लीय भेदभाव और आर्थिक असमानता जैसे अन्य सामाजिक मुद्दों के साथ आप्रवासन नीतियों की अंतर संबंध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रतिबंधात्मक आप्रवासन नीतियों के मूल कारणों को संबोधित करना और एक व्यापक और न्यायसंगत प्रणाली की दिशा में काम करना आवश्यक है। इसमें न केवल मौजूदा कानून पर दोबारा गौर करना शामिल है, बल्कि आप्रवासन के प्रति दृष्टिकोण में सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना भी शामिल है। शिक्षा और जागरूकता जनता की राय को आकार देने और आप्रवासन के बारे में गलत धारणाओं को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक छात्र के रूप में चर्चा, अनुसंधान और वकालत में शामिल होने से आप्रवासन नीतियों के आसपास की जटिलताओं की अधिक सूक्ष्म समझ में योगदान मिल सकता है। यह इन नीतियों से प्रभावित दक्षिण एशियाई समुदायों के अनुभवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अधिक समावेशी और दयालु दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का एक अवसर है। निष्कर्ष में, दक्षिण एशियाई लोगों को लक्षित करने वाली यूके की प्रतिबंधात्मक आप्रवासन नीतियों की खोज से एक जटिल और विकसित परिदृश्य का पता चलता है। ऐतिहासिक विकास से लेकर समकालीन चुनौतियों तक इन नीतियों का प्रभाव कानूनी ढांचे से आगे बढ़कर सामाजिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत अनुभवों को प्रभावित करता है। इग्नू में एक छात्र के रूप में इन मुद्दों पर विचार करने से न केवल आप्रवासन नीतियों की बारीकियों को समझने का अवसर मिलता है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के व्यापक निहितार्थों पर भी विचार करने का अवसर मिलता है। आप्रवासन के प्रति अधिक समावेशी और दयालु दृष्टिकोण की वकालत करना शिक्षा और जागरूकता के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो इग्नू के मिशन का अभिन्न अंग है। इग्नू में एक छात्र के रूप में मैं 1960 और 1970 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारतीयों के बड़े पैमाने पर प्रवास के कारणों पर एक व्यापक प्रतिबिंब प्रदान करूंगा। इस अवधि में प्रवासन की एक महत्वपूर्ण लहर देखी गई, जो मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों से प्रेरित थी। आर्थिक अवसर 1960 और 1970 के दशक के आर्थिक परिदृश्य ने प्रवासन पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राज्य अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में एक तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रहा था, जिसमें सिलिकॉन वैली का उदय और कुशल पेशेवरों की मांग देखी जा रही थी। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारतीय इंजीनियर, वैज्ञानिक और आईटी पेशेवर बड़ी संख्या में पलायन कर गए। उच्च वेतन की संभावना और अभूतपूर्व नवाचारों का हिस्सा बनने के अवसर ने भारतीय कार्यबल के लिए एक शक्तिशाली चुंबक के रूप में काम किया। अपनी विस्तारित अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी भारतीय प्रवासियों को आकर्षित किया। इन देशों में कृषि और विनिर्माण क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे श्रम की मांग पैदा हो रही थी। भारतीयों, विशेष रूप से कृषि और उद्योग में कौशल रखने वालों को इन देशों में आर्थिक विकास में योगदान करने और उससे लाभ उठाने के अवसर मिले। 2. शैक्षिक अवसर। शैक्षिक पहलू पर विस्तार करते हुए 1960 और 1970 के दशक ने वैश्विक उच्च शिक्षा में एक परिवर्तनकारी अवधि को चिह्नित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आईवी लीग संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अकादमिक उत्कृष्टता का केंद्र बन गया। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी ज्ञान और कौशल हासिल करने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों की ओर उमड़ पड़े। कुशल कार्यबल के महत्व को पहचानते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। छात्रवृत्ति, अनुसंधान अनुदान और बहुसांस्कृतिक शिक्षण वातावरण की उपलब्धता ने भारतीय विद्वानों को उन्नत डिग्री हासिल करने के लिए आकर्षित किया। इस शैक्षिक प्रवास का प्रभाव व्यक्तिगत करियर से परे
भारत और इन पश्चिमी देशों के बीच शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान साझेदारी के विकास में योगदान देता है। 3. राजनीतिक विचार। 1960 और 1970 के दशक के भूराजनीतिक माहौल, जो शीत युद्ध और वैश्विक राजनीतिक पुनर्गठन से चिह्नित था, ने प्रवासन निर्णयों को प्रभावित किया। शीत युद्ध के दौर में भारत के गुटनिरपेक्ष रुख का मतलब था कि उसे आर्थिक चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। अपने परिवारों के लिए स्थिरता और सुरक्षित भविष्य की तलाश में कुछ भारतीयों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे राजनीतिक रूप से स्थिर देशों में प्रवास को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा। इसके अलावा वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य ने आप्रवासन नीतियों को प्रभावित किया। इन पश्चिमी देशों में प्रतिबंधों में ढील और विविधता को बढ़ावा देना भूराजनीतिक विचारों की प्रतिक्रिया थी। इसने न केवल प्रवासन को सुविधाजनक बनाया बल्कि वैश्वीकरण की व्यापक प्रवृत्ति को भी प्रतिबिंबित किया, जहां राष्ट्रों ने अपनी आर्थिक और तकनीकी प्रगति में योगदान देने के लिए दुनिया भर से प्रतिभाओं को आकर्षित करने की मांग की। 4. प्रवासी नेटवर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान। प्रवासी समुदायों की स्थापना ने प्रवासन गतिशीलता को आकार देने में बहुआयामी भूमिका निभाई। नए प्रवासियों को व्यावहारिक सहायता प्रदान करने के अलावा ये समुदाय सांस्कृतिक पुल बन गए, अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया और विदेशी भूमि में भारतीय परंपराओं के संरक्षण के लिए एक मंच प्रदान किया। भारतीय प्रवासियों और मेजबान देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान ने विविधता की समृद्ध श्रृंखला में योगदान दिया। भारत के त्योहार, परंपराएं और व्यंजन संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सामाजिक ताने-बाने में एकीकृत हो गए। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान एकतरफा प्रक्रिया नहीं थी, इसने प्रवासी देशों के अनुभव को समृद्ध किया और साथ ही मेजबान देशों के सांस्कृतिक परिदृश्य को भी प्रभावित किया। 5. आप्रवासन नीतियां बदलना। गंतव्य देशों की उभरती आप्रवासन नीतियों ने प्रवासन पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। 1960 के दशक में भेदभावपूर्ण प्रथाओं से हटकर अधिक समावेशी नीतियों की ओर बदलाव देखा गया। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1965 का आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम पारित किया, राष्ट्रीयता के आधार पर कोटा समाप्त कर दिया और आप्रवासियों के अधिक विविध समूह के लिए दरवाजे खोल दिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी अपने आर्थिक विकास में कुशल प्रवासियों के योगदान को मान्यता देते हुए अपनी आप्रवासन नीतियों को संशोधित किया। इन नीतिगत परिवर्तनों ने न केवल भारतीय पेशेवरों के प्रवेश को सुगम बनाया बल्कि इन देशों में बनने वाले बहुसांस्कृतिक समाजों के लिए मंच भी तैयार किया। निष्कर्षतः 1960 और 1970 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारतीयों का प्रवासन आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों के अभिसरण से प्रेरित एक बहुमुखी घटना थी। इन कारकों की जटिल परस्पर क्रिया ने न केवल व्यक्तिगत प्रवासियों की नियति को आकार दिया, बल्कि जिन समाजों में उन्होंने प्रवेश किया, उन पर एक अमिट छाप भी छोड़ी, जिससे विविधता, नवाचार और सहयोग के वैश्विक परिदृश्य में योगदान हुआ। ऐतिहासिक संदर्भों में निहित इस प्रवासन लहर ने उस परस्पर जुड़ी दुनिया के लिए आधार तैयार किया जिसमें हम आज रहते हैं। 14.4 यूरोपीय संघ में तीसरे देश के नागरिकों (TCN) का आप्रवासन। यूरोप में यूरोपीय संघ में मुक्त आवाजाही के विचार का विस्तार लगभग 10 मिलियन तीसरे देश के नागरिकों (TCN) को शामिल करने के लिए किया गया था, जो संघ के बाहर के श्रमिक हैं और सदस्य राज्य में विशिष्ट निवास का दर्जा रखते हैं।
मार्च 1996 में एक परिषद के प्रस्ताव ने एक सदस्य राज्य में स्थायी रूप से निवासी टीसीएन के लिए दूसरे सदस्य राज्य में 10 साल या असीमित निवास परमिट प्राप्त करना संभव बना दिया। फरवरी 1999 में संघ के कार्यकारी निकाय यूरोपीय आयोग ने संघ के भीतर सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले टीसीएन के आंदोलन को विनियमित करने वाले एक निर्देश के लिए 2 नए प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव यूरोपीय संघ के सेवा क्षेत्रों में स्थित व्यवसायों के लिए किसी सेवा प्रावधान कार्ड बनाने का सुझाव देता है। यह कार्ड सेवा प्रदाताओं को गंतव्य देश के अधिकारियों को इसकी घोषणा करके अपने गैर राष्ट्रीय कर्मचारियों को एक सदस्य राज्य से दूसरे सदस्य राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति देगा। दूसरे प्रस्ताव का उद्देश्य स्वरोजगार वाले तीसरे देश के नागरिकों को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सेवाएं प्रदान करने की स्वतंत्रता देना है, बशर्ते कि उन्हें एक विशिष्ट सदस्य राज्य में स्वरोजगार व्यक्तियों के रूप में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो। इसी सेवा प्रावधान कार्ड स्वरोजगार वाले तीसरे देश के नागरिकों की अस्थायी आवाजाही को भी सक्षम बनाएगा। मई 1999 में शुरू हुई एम्स्टर्डम संधि का उद्देश्य मुक्त आवाजाही और रोजगार के मामले में तीसरे देश के नागरिकों के अधिकारों का समर्थन करना था। इसका मतलब यह था कि यूरोपीय संस्थानों जैसे कि यूरोपीय आयोग और मंत्रिपरिषद को गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों के प्रवासन को सीधे प्रभावित करने वाली नीतियां बनाने का अधिकार दिया गया था। लक्ष्य यूरोपीय संघ के भीतर तीसरे देश के नागरिकों के प्रवेश, प्रवास, आंदोलन और रोजगार के संबंध में विविध और कभी-कभी असंगत राष्ट्रीय नीतियों से दूर जाना था। इसके अतिरिक्त एम्स्टर्डम संधि ने नस्लीय या जातीय मूल, धर्म, आयु, लिंग, विकलांगता या यौन अभिविन्यास जैसे कारकों के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को कवर करने के लिए टीसी भेदभाव विरोधी खंड का विस्तार किया। इसमें सैद्धांतिक रूप से तीसरे देश के नागरिकों को इसके संरक्षण में शामिल किया गया था। इन संधि प्रावधानों के बावजूद यूरोपीय संघ के देशों में तीसरे देश के नागरिकों के प्रवेश और रहने के लिए आव्रजन नीतियों का सामंजस्य और मानकीकरण पूरी तरह से अमल में नहीं आया है। हालांकि जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे कुछ देश सक्रिय रूप से भारत से प्रतिभा को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। 14.5 मूल देशों में उत्प्रवास के मुद्दों के लिए नीतियों के प्रकार। भारत जैसे प्रवासियों को भेजने वाले देशों ने समय समय पर विदेशों में अपने नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने और बढ़ते प्रवास के कारण मूल्यवान मानव संसाधनों के नुकसान को रोकने के लिए नीतियां अपनाई हैं। इन नीतियों को 4 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्रतिबंधात्मक, प्रतिपूरक, पुनर्स्थापनात्मक और विकासात्मक। भारत ने इनमें से प्रत्येक नीति प्रकार का अलग अलग समय पर प्रयोग किया है। प्रतिबंधात्मक नीतियां। भारत आमतौर पर उच्च शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों के प्रवास के लिए प्रतिबंधात्मक नीतियां लागू नहीं करता है, जबकि प्रतिभा पलायन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र को छोड़कर, जहां भारत ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, कभी भी आम सहमति नहीं बन पाई है। 3 दशकों से विदेशों में चिकित्सा शिक्षा को लेकर प्रतिबंधात्मक नीतियों का इतिहास रहा है। प्रारंभ में इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को नियंत्रित करना और भारत में सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करना था। बाद में देश के गरीबों के कल्याण के लिए उन्हें प्रदान की जाने वाली रियायती चिकित्सा शिक्षा से लाभ उठाने के लिए डॉक्टरों के प्रवास को विनियमित करने पर ध्यान केंद्रित हो गया। ये नीतियां आंशिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चिकित्सा कर्मियों के उनके भूआर्थिक क्षेत्र में प्रवेश पर लगाए गए सख्त नियमों की प्रतिक्रिया थी। भारत की प्रतिबंधात्मक उत्प्रवास नीति का मुख्य उद्देश्य अशिक्षित और अकुशल प्रवासियों की सुरक्षा करना है।
इसे प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के प्रवासन के प्रवाह को विनियमित करने और विदेशों में भारतीय प्रवासी के इस वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रवासियों का एक संरक्षक स्थापित किया गया था। प्रतिपूरक नीतियाँ। 1976 के सुप्रसिद्ध भगवती प्रस्ताव में एक विकास निधि बनाने के लिए प्रतिभा पलायन पर कर लगाने का सुझाव दिया गया था, जिससे विकासशील देशों को लाभ होगा जो विकसित दुनिया में कुशल श्रम खो रहे हैं। भगवती और पाटिंगटन 1976। हालांकि बहुपक्षीय क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों के कारण इसका परीक्षण नहीं किया जा सका। भारत में प्रवासन से संबंधित नुकसान के लिए औपचारिक क्षतिपूर्ति तंत्र का अभाव है। मौजूदा नीति अनिवासी भारतीयों एनआरआई को प्रेषण, बैंक जमा और विकास बांड जैसे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से भारत में धन भेजने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। इन प्रोत्साहनों में निवासियों की तुलना में एनआरआई के लिए उच्च ब्याज दरें और कम कर शामिल है। अनिवासी शब्द विदेश में अस्थायी आगंतुकों को कर रियायतें प्रदान करने, दोहरे कराधान को रोकने के लिए गढ़ा गया था। जबकि इन योजनाओं ने वित्तीय हस्तांतरण को आकर्षित किया, भारत ने हाल ही में कुछ प्रवासी सदस्यों द्वारा मध्यस्थता और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ब्याज दर के अंतर को कम कर दिया। पुनर्स्थापनात्मक नीतियाँ। पुनर्स्थापनात्मक नीतियों का उद्देश्य स्थायी रूप से या विशिष्ट असाइनमेंट पर वापसी प्रवासन को प्रोत्साहित करना है। यूएनडीपी द्वारा शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय टोकते योजना उल्लेखनीय है, लेकिन भारत में इसकी प्रभावशीलता खराब संचालन के कारण बाधित हुई है। निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को टोकटेनरिस्ट जैसी योजनाओं के तहत अपनी अनुसंधान एवं विकास इकाइयों में लौटने वाले एनआरआई को प्लेसमेंट की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हालांकि निजी कंपनियां कार्यक्रम की कार्यप्रणाली से निराश हो गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पूल ऑफिसर स्कीम को भी इसी तरह के भाग्य का सामना करना पड़ा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिसर्च साइंटिस्ट योजना, जो 1980 के दशक की शुरुआत में विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए शुरू की गई थी, शुरू में सफल रही, लेकिन विश्वविद्यालयों में मानकों को कमजोर करने और द्वंद्ववाद जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ा। बजट की कमी के कारण यूजीसी ने 90 के दशक के मध्य में इस योजना को वापस ले लिया। विकासात्मक नीतियाँ। विकासात्मक नीतियों का उद्देश्य विकासशील घरेलू देशों और विकसित गंतव्य देशों के बीच विकास अंतर को कम करके बड़े पैमाने पर प्रवासन के मूल कारणों को संबोधित करना है। चुनावी घोषणापत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा वादा किए जाने के बावजूद पार्टी के सत्ता में आने पर इन नीतियों में अक्सर अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव होता है। हाल ही में भारतीय न्यायपालिका ने 14 वर्ष की आयु तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा जैसे अधूरे वादों के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराना शुरू कर दिया है। प्रस्तावित विकासात्मक नीतियों के उदाहरणों में अंतर्राष्ट्रीय मानक वेतन और गैरदमनकारी कामकाजी परिस्थितियों के साथ विज्ञान पार्क की स्थापना शामिल है। साथ ही निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ, जहां कुछ उत्पादन गतिविधियां टैरिफ बाधाओं के बिना हो सकती हैं। 14.6 दक्षिण एशियाई प्रवासन को प्रभावित करने वाली नीतिगत वार्ताएं, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और एकतरफा पहल। बहुपक्षीय पहल। जब दक्षिण एशिया और प्रवासी भारतीयों पर प्रभाव डालने वाली नीतियां बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की बात आती है, तो इसमें दो मुख्य समूह शामिल होते हैं: वे देश या क्षेत्र जहां लोग जा रहे हैं, प्रवास, और वे देश या क्षेत्र जहां वे जा रहे हैं, आव्रजन। इन समूहों द्वारा की जाने वाली चर्चाएं और निर्णय प्रवासी भारतीयों द्वारा सामना किए जाने वाले रुझानों और मुद्दों से प्रभावित होते हैं। ये चर्चाएं विभिन्न स्तरों पर होती है। दुनिया भर के अधिकांश देशों के बीच
क्षेत्रीय रूप से दक्षिण एशियाई देशों के बीच, क्षेत्र के किन्हीं दो देशों के बीच और क्षेत्र के एक ही देश के भीतर। वैश्विक स्तर पर विश्व व्यापार संगठन WTO के भीतर सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता GATS अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को सीधे प्रभावित करने वाली नीतिगत चर्चाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। अन्य मंच जैसे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO या संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के बाहर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं। सेवा व्यापार के 4 तरीकों में से पहला, जिसे विदेश में उपभोग के नाम से जाना जाता है, में शिक्षा के लिए प्रवास करने वाले प्रवासी छात्र शामिल है। यह शैक्षिक सेवाओं में व्यापार की श्रेणी में आता है। आर्थिक कारकों और विकसित देशों में बढ़ती आबादी के कारण विदेशी छात्रों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के विपणन के लिए विभिन्न पहलों को जन्म दिया है। गंतव्य देश की सरकारों, विश्वविद्यालयों या निजी फर्मों द्वारा समर्थित इन प्रयासों में शिक्षा मेले जैसी गतिविधियां शामिल हैं, जो आमतौर पर दक्षिण एशियाई छात्रों को आकर्षित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसी प्रकार चौथा तरीका, प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति, मूल देश से श्रमिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्थायी रूप से दूसरे देशों में जाने की स्वतंत्रता से संबंधित है, आमतौर पर 6 से 10 साल की अवधि के लिए। ये 2 तरीके प्राकृतिक व्यक्तियों, व्यापारिक फर्मों और कंपनियों जैसे न्यायिक व्यक्तियों से अलग कहे जाने वाले व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को कवर करते हैं। विदेशी धरती पर इन प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही और उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है, मुख्य रूप से एक, वस्तुओं के बजाय उपभोग या सेवाएं प्रदान करने के लिए, और B, स्थायी निवास के बजाय अस्थायी रहने के लिए। छात्रों और श्रमिकों के वैश्विक आंदोलन के प्रबंधन के लिए भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों को खंडित दृष्टिकोण के बजाय व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को अवशोषित मानव पूंजी का आंदोलन मानना शामिल है, जिसमें गेट्स के संदर्भ में मोड I और FO को शामिल किया गया है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप जैसे प्रतिभा संपन्न विकासशील देश से छात्रों, शिक्षकों और पेशेवरों का एक एकीकृत ढांचे के तहत उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित महाद्वीपों में प्रवास शामिल है। इसके विपरीत असंबद्ध मानव पूंजी का आंदोलन मुख्य रूप से मोड 2 और 3 से संबंधित है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और सामग्री का व्यापक प्रावधान और दक्षिण एशियाई देशों में विदेशी विश्वविद्यालयों की भौतिक उपस्थिति शामिल है। अल्पावधि में दक्षिण एशियाई विकासशील देशों में विदेशी विश्वविद्यालयों और उनके कार्यक्रमों की आमद के परिणामस्वरूप सेवाओं में सीधा व्यापार हो सकता है। हालांकि दीर्घकालिक परिणाम अनिश्चित है। समय के साथ 2 संभावित परिणाम सामने आ सकते हैं। सबसे पहले, प्रतिभा पलायन में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि छात्र और उनके माता-पिता ऐसी शिक्षा चुनने के लिए प्रभावित होते हैं जो विकसित देशों के श्रम बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। यह प्रवृत्ति भारत में पहले से ही दिखाई दे रही है, जहां छात्र विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के मुकाबले वाणिज्य और विपणन योग्य भाषाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सामान्य विश्वविद्यालय शिक्षा से हटकर व्यावसायिक अध्ययन की ओर ध्यान देने योग्य बदलाव आया है। दूसरे, पूर्व में घरेलू मंदी की अवधि के दौरान विकासशील देशों की कीमत पर विकसित देशों में विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक और उच्च शिक्षा संस्थानों के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम है। चुनौती अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों के बीच विरोधाभास में निहित है। अल्पावधि में विदेशों में प्रवासी छात्रों, शिक्षकों और पेशेवरों की उपस्थिति से घरेलू देशों को रोजगार,
आय और प्रेषण से लाभ होता है। हालांकि दीर्घकालिक परिणाम विविध हो सकते हैं। एक चिंता यह है कि घरेलू देशों में डॉक्टरों या शिक्षकों जैसे पेशेवरों को तैयार करने की क्षमता में गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से संभावित गिरावट आ रही है, जो भविष्य में विश्व स्तर पर मांग वाले विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करते हैं। एक अन्य मुद्दा विभिन्न ज्ञान सृजन और अनुसंधान गतिविधियों में लागू बहुमुखी कौशल वाले पेशेवरों की घरेलू कमी की संभावना है। तीसरी चिंता विकसित देशों की आव्रजन नीतियों में लगातार बदलाव के कारण आपूर्ति और मांग असंतुलन से उत्पन्न होने वाली बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से संबंधित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय, शिक्षक और छात्र शैक्षिक सेवा का गठन करते हुए एक अन्य मध्यवर्ती इनपुट वस्तु उत्पादक या सेवा प्रदाता के उत्पादन में इनपुट के रूप में कार्य करते हैं। बैंकिंग या दूरसंचार जैसी सेवाओं में अंतिम उत्पादों के विपरीत वे प्रकृति में भिन्न होते हैं। शिक्षा सेवाओं में व्यापार के एक रूप के रूप में छात्र और शिक्षक गतिशीलता में निहित कारक बंदोबस्ती और कारक उपयोग के बीच विरोधाभास को पहचानना और संबोधित करना विकसित होते ज्ञान प्रतिमान में महत्वपूर्ण है। गेट्स वार्ता के दौरान गंतव्य देशों और मूल दक्षिण एशियाई देशों के संयुक्त प्रयास आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दक्षिण एशियाई विकासशील देशों में सीमा पार आपूर्ति और वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा आपूर्ति की गई असंबद्ध मानव पूंजी की सामग्री और पाठ्यक्रम को नियंत्रित करने वाली नीतियों पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। विकसित देशों में भविष्य के वैश्विक ज्ञान को केंद्रित करने के बजाय इन विकासशील देशों में क्षमता निर्माण की वर्तमान जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करना आवश्यक है। क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और उपक्षेत्रीय पहल। दक्षिण एशिया के देश क्षेत्रीय और द्विपक्षीय रूप से सहयोग करते हैं, लेकिन इन प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया जाता है, चाहे वह क्षेत्र के भीतर हो या वैश्विक स्तर पर। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित मुद्दों जैसे कि वस्तुओं और लोगों की बेहतर आवाजाही के लिए उन्नत परिवहन बुनियादी ढांचे का विकास या करियर विकल्प के रूप में जैव प्रौद्योगिकी की खोज पर चर्चा की गई है, सार्क क्षेत्रीय ढांचे के भीतर व्यापार उदारीकरण की धीमी गति ने प्रत्यक्ष नीतिगत ध्यान में बाधा उत्पन्न की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के लिए 2010 के बाद स्थापित दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र SAFTA से परे सार्क 2015 तक एक दक्षिण एशियाई सीमा शुल्क संघ और 2020 तक एक दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ की कल्पना करता है। एक आम मुद्रा के साथ एक मौद्रिक संघ पर भी विचार किया जा रहा है, जो लोगों की गतिशीलता को प्रभावित करेगा। दक्षिण एशिया के भीतर हालांकि इन लक्ष्यों पर प्रगति असंगत रही है। व्यापार और निवेश परिदृश्य में दक्षिण एशिया पूरे क्षेत्र के बजाय अलग-अलग देशों के बीच मजबूत संबंध दिखाता है। इसे सार्क ढांचे के भीतर धीमी प्रगति की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। IRS 2004 पृष्ठ 52। मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों FTA में भारत भूटान, भारतीय नेपाल और भारत श्रीलंका शामिल है। चल रहे समझौतों में भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान श्रीलंका शामिल है, जबकि बांग्लादेश पाकिस्तान और मालदीव श्रीलंका के बीच संभावित समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और निवेश सहयोग समझौता है, लेकिन राजनीतिक सीमाओं और सीमा पार आतंकवाद पर बातचीत सुर्खियों में है। इसके अतिरिक्त दक्षिण एशियाई देशों को शामिल करने वाली 2 उपक्षेत्रीय पहलें हैं, जो क्षेत्रीय और द्विपक्षीय प्रयासों की पूरक है। ये बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल विकास चतुर्भुज पहल BBNJNGQ
और बांग्लादेश भारत म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक है। उत्तरार्ध में 2 आसियान सदस्य देश शामिल हैं, जो सार्क और आसियान के बीच एक कड़ी बनाते हैं। यूरोपीय संघ भारत रणनीतिक साझेदारी की नवीनतम उपक्षेत्रीय पहल वैश्विक मामलों में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, रूस और जापान के बाद भारत अब यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने वाला छठा देश है। WTO शिखर सम्मेलन से पहले की वार्ताएं निर्धारित है, जिसका लक्ष्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच को व्यापक बनाना है। 25 सदस्यीय यूरोपीय संघ को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के आर्थिक एकीकरण से लाभ हो सकता है। प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्यातक आयरलैंड और भारत दोनों बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR पर परामर्श की योजना बना रहे हैं। उच्च मूल्य वाली सेवाओं में भारत के प्रतिस्पर्धी लाभ का लाभ उठाने के लिए यूरोपीय संघ को सहयोग करने की आवश्यकता है। भारतीय बिजनेस राउंडटेबल IT पेशेवरों की गतिशीलता में बाधा डालने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय IT प्रमुखों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कुछ छूटों के बावजूद यूरोपीय संघ के कड़े आव्रजन कानूनों को विशेष रूप से भारतीय पेशेवरों के लिए एक बाधा के रूप में देखा जाता है। भारत में उद्योग विशेषज्ञ यूरोपीय संघ में भारतीय IT पेशेवरों के योगदान में बाधा के लिए सख्त आव्रजन मानदंडों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वर्तमान कार्य परमिट प्रक्रियाएं, जिनमें अक्सर निवास परमिट, जन्म और विवाह प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है, बोझिल है। उद्योग अल्पकालिक असाइनमेंट के लिए इन आवश्यकताओं से छूट चाहता है और पूरे यूरोपीय संघ में एक समान प्रक्रियाओं की वकालत करता है। बातचीत में भर्ती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए IT कौशल को कमी पेशे के रूप में सूचीबद्ध करना भी शामिल है। बिजनेस राउंडटेबल अन्य आव्रजन मुद्दों को संबोधित करता है, जैसे कार्य वीजा के लिए पूर्व रोजगार आवश्यकताओं को समाप्त करना और IT पेशेवरों के लिए प्रवेश और निकास मानदंडों, वेतन समानता और सामाजिक सुरक्षा करों से निपटना। यूरोपीय संघ में उच्च कराधान को देखते हुए उद्योग अल्पकालिक IT पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा करों पर छूट की वकालत करता है, जहां कई भारतीय IT पेशेवरों को इन करों से लाभ नहीं मिल सकता है। एकतरफा पहल। बांग्लादेश में सरकार ने विदेशों में काम करने वाले अपने नागरिकों के लिए अवसर सुरक्षित करने के लिए अन्य देशों और प्रमुख नियोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने बांग्लादेश ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट बनाया, जो मध्य पूर्व में श्रमिक अताशों के माध्यम से संचालित होता था और राज्य से राज्य श्रम अनुबंधों को संभालने वाले लगभग 500 निजी लाइसेंस प्राप्त एजेंटों का एक नेटवर्क था। भारत में निजी भर्ती एजेंट आप्रवासियों के संरक्षण के तहत काम करते हैं। हाल ही में भारत ने अपने नागरिकों के प्रत्यावर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले संकटों से निपटने के लिए राज्य की क्षमता को संस्थागत बना दिया है। ये सक्रिय प्रवासन नीतियां खाड़ी युद्ध के बाद विकसित की गई, जब कई हजार व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात से केरल लौट आए। प्रांतीय स्तर पर केरल राज्य सरकार ने अनिवासी केरलवासियों के मुद्दों, उनके कल्याण और निवेश सुविधाओं के समाधान के लिए 1996 में एक अलग विभाग की स्थापना की। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट ने भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO और अनिवासी भारतीयों NRI के साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाने के लिए भारत सरकार के जानबूझकर प्रयासों को प्रेरित किया। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सरकार ने 2003 से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस
का वार्षिक उत्सव घोषित किया। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लगभग उसी समय भारतीय आईटी पेशेवरों और उनके प्रवासन के महत्व को पहचानते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की गई, जो नास्कॉम के साथ संयुक्त रूप से मुद्दों का प्रबंधन करता था। बाद में राष्ट्रीय सरकार ने विदेश में भारतीय प्रवासियों से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए एक पूर्ण कैबिनेट मंत्री के साथ एक अलग मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय, का गठन किया। मंत्रालय बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और एकतरफा स्तरों पर कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करता है। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा प्रवासन के बारे में नीतियां बनाने के विभिन्न स्तरों के बावजूद मूल और गंतव्य दोनों देशों के लिए जो महत्वपूर्ण है, वह इसे प्रबंधित करने में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं के बीच अंतर करना है। इन कार्यों और इसमें शामिल जिम्मेदारी को पहचानते हुए मूल देशों को इन्हें अपनी देने और लेने की रणनीति में शामिल करना चाहिए। उन्हें व्यापार में सेवा प्रदाताओं के रूप में लोगों की आवाजाही के संबंध में जीएटीएस बहुपक्षीय वार्ता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की सक्रिय रूप से वकालत करनी चाहिए, जो अनिवार्य रूप से प्रवासियों के अस्थायी प्रवेश को बढ़ावा देते हैं। प्रवासियों की असुरक्षा और समग्र प्रवासन प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए, चाहे यह सेवाओं में व्यापार का हिस्सा हो या नहीं। यह अकुशल श्रमिक और उच्च कुशल पेशेवर दोनों पर लागू होता है। चिंतन और क्रिया 14.2 1. यदि भारत में विदेशी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तो इसके क्या निहितार्थ होंगे? 2. स्पष्ट करें कि एकपक्षीय पहल से आप क्या समझते हैं। लोगों के प्रवासन को प्रभावित करने वाली कुछ एकपक्षीय पहलों के उदाहरणों के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट करें। 3. डब्ल्यूटीओ द्वारा जीएटीएस के तहत शुरू की गई कुछ नीतिगत वार्ताएं क्या हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर प्रभाव पड़ता है? शीर्षक: भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के निहितार्थ। परिचय: विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में कैंपस स्थापित करने की संभावना एक ऐसा विषय है जिसने काफी बहस और चर्चा छेड़ दी है। भारत के प्रमुख मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे भारतीय उच्च शिक्षा के संदर्भ में ऐसे परिदृश्य के निहितार्थों पर विचार करने का काम सौंपा गया है। यह प्रतिबिंब भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़े संभावित लाभों और चुनौतियों पर प्रकाश डालेगा, इस जटिल मुद्दे के बहुमुखी पहलुओं की अधिक विस्तार से खोज करेगा। फायदे: शिक्षा का वैश्वीकरण। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने का एक प्राथमिक लाभ शिक्षा का वैश्वीकरण है। यह कदम भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जिससे छात्रों को विविध दृष्टिकोण, शिक्षण पद्धतियों और सांस्कृतिक अनुभवों से परिचित कराया जा सकता है। शिक्षा का यह अंतर्राष्ट्रीयकरण एक अधिक सर्वांगीण और विश्व स्तर पर जागरूक छात्र समूह तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गुणवत्ता में वृद्धि। विदेशी विश्वविद्यालय अक्सर उच्च मानक की शिक्षा और अत्याधुनिक अनुसंधान क्षमताओं का पर्याय बन जाते हैं। भारतीय संस्थानों और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग देश में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। विशेषज्ञता के इस प्रवाह में पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षण पद्धतियों और अनुसंधान आउटपुट में पर्याप्त सुधार लाने की क्षमता है, जिससे भारत में शैक्षिक परिदृश्य में वृद्धि होगी। अनुसंधान सहयोग। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के बीच अनुसंधान सहयोग के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हो सकती है। यह सहयोग वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने, नवाचार को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की समग्र उन्नति में योगदान देने का वादा करता है।
संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और अकादमिक साझेदारियों के परिणामस्वरूप दूरगामी प्रभाव वाली अभूतपूर्व खोजें हो सकती है। सांस्कृतिक विनियमन। विदेशी विश्वविद्यालयों की उपस्थिति दुनिया के विभिन्न हिस्सों के छात्रों और संकाय सदस्यों के बीच गहरे और सार्थक सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान कर सकती है। यह अंतर सांस्कृतिक संपर्क छात्र समुदाय के बीच सहिष्णुता, समझ और वैश्विक परिप्रेक्ष्य के विकास को बढ़ावा दे सकता है। विविध संस्कृतियों के संपर्क में आने से छात्रों को वैश्विक कार्यबल के लिए तैयार किया जा सकता है, जिससे उन्हें मूल्यवान अंतरसांस्कृतिक संचार कौशल से लैस किया जा सकता है। चुनौतियां। सामर्थ्य और पहुंच। विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़ी प्रमुख चिंताओं में से एक संभावित सामर्थ्य अंतर है। यदि ये संस्थान उच्च शुल्क लेते हैं, तो भारतीय आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सीमित होने का जोखिम है। यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों को लागू करना जरूरी है कि शिक्षा विविध सामाजिक आर्थिक जनसांख्यिकीय के लिए सुलभ बनी रहे, संभवतः छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता कार्यक्रमों या स्थानीय शैक्षिक निकायों के साथ सहयोगात्मक पहल के माध्यम से। स्थानीय विश्वविद्यालयों पर प्रभाव। हालांकि शैक्षिक गुणवत्ता में संभावित वृद्धि एक लाभ है, लेकिन स्थानीय संस्थानों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता भी जायज है। विदेशी विश्वविद्यालयों का आकर्षण सर्वोत्तम संकाय और छात्रों को आकर्षित कर सकता है, जिससे स्थानीय विश्वविद्यालयों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसे संबोधित करने के लिए ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जो स्वदेशी शैक्षणिक संस्थानों के अस्तित्व और विकास को खतरे में डाले बिना स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे। सहजीवी संबंध सुनिश्चित करने के लिए विदेशी और स्थानीय विश्वविद्यालयों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का भी पता लगाया जा सकता है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता। विदेशी शैक्षिक मॉडलों को भारतीय संदर्भ में एकीकृत करते समय सांस्कृतिक संवेदनशीलता का पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है। विदेशी विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियां हमेशा भारत की सांस्कृतिक बारीकियों के साथ सहज रूप से संरेखित नहीं हो सकती हैं। वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाने और स्थानीय मूल्यों को संरक्षित करने के बीच संतुलन बनाना एक नाजुक कार्य है, जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस चुनौती से निपटने में संकाय के लिए पाठ्यचर्या अनुकूलन और सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण आवश्यक हो सकता है। नियामक ढांचा। विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचे की स्थापना अनिवार्य है। इस ढांचे में मान्यता प्रक्रियाएं, स्थानीय कानूनों का पालन और छात्रों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा शामिल होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देते हुए शिक्षा प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित किए जाने चाहिए। निष्कर्ष। निष्कर्षतः भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना महत्वपूर्ण अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती है। इग्नू में एक छात्र के रूप में मेरा मानना है कि स्थानीय संस्थानों और छात्रों के हितों की रक्षा करते हुए सहयोग को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। भारतीय उच्च शिक्षा परिदृश्य में विदेशी विश्वविद्यालयों के सफल एकीकरण के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जो सामर्थ्य, पहुंच और सांस्कृतिक संवेदनशीलता से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए शिक्षा के वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा सहयोग को अकादमिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर व्यापक अनुसंधान पहल, संकाय विनिमय कार्यक्रम और संयुक्त परियोजनाएं शामिल करनी चाहिए, जो भारत में शिक्षा क्षेत्र के समग्र विकास और विकास में योगदान करती हैं। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के निहितार्थ दूरगामी हैं
और संबंधित चुनौतियों को कम करते हुए संभावित लाभों का दोहन करने के लिए विचारशील योजना और कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। एक छात्र के रूप में मैं इस बात को लेकर आशावादी हूं कि इस तरह के कदम का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बशर्ते इसे छात्र समुदाय की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए क्रियान्वित किया जाए। विदेशी विश्वविद्यालयों का एकीकरण परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक हो सकता है, जो भारत को शिक्षा और अनुसंधान के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में आगे बढ़ाएगा। स्पष्ट करें, एकपक्षीय पहल से आप क्या समझते हैं? लोगों के प्रवासन को प्रभावित करने वाली कुछ एकपक्षीय पहलों के उदाहरणों के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट करें। इग्नू में एक छात्र के रूप में मैं हमारी शैक्षणिक गतिविधियों में आलोचनात्मक सोच और प्रतिबिंब के महत्व को समझता हूँ। आइए एकतरफा पहल और लोगों के प्रवासन पर उनके प्रभाव के विषय पर गहराई से विचार करें। एकतरफा पहल को समझना। एकतरफा पहल से तात्पर्य किसी एकल इकाई या देश द्वारा अन्य संबंधित पक्षों के प्रत्यक्ष सहयोग या समझौते के बिना की गई कार्रवाइयों से है। प्रवासन के संदर्भ में एकतरफा पहल सीमा पार लोगों की आवाजाही को विनियमित करने, नियंत्रित करने या प्रभावित करने के लिए किसी विशिष्ट देश द्वारा कार्यान्वित नीतियां, कानून या कार्रवाई हो सकती है। प्रवासन को प्रभावित करने वाली एकतरफा पहल के उदाहरण। सीमा सुरक्षा उपाय। एक सामान्य उदाहरण सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए दीवारों या बाड़ जैसी भौतिक बाधाओं का निर्माण है। इरादा अक्सर प्रवासियों के प्रवाह को विनियमित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने का होता है। यूएस मेक्सिको सीमा दीवार इसका एक प्रमुख उदाहरण है। बाधाओं के निर्माण का प्रवास के पैटर्न और मार्गों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। आप्रवासन नीतियां। प्रवासियों के प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए देश अक्सर एकतरफा आप्रवासन नीतियां अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, सख्त वीजा आवश्यकताओं, कोटा या चयनात्मक प्रवेश मानदंडों की शुरुआत लोगों के प्रवासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यात्रा प्रतिबंध जैसे विभिन्न आव्रजन नीतियों और सुधारों का कार्यान्वयन एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। निर्वासन और हिरासत नीतियां। एकतरफा पहल अनिर्दिष्ट प्रवासन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निर्वासन और हिरासत नीतियों में प्रकट हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर निर्वासन के प्रयास और यूएस मेक्सिको सीमा पर हिरासत केंद्र ऐसी पहल के उदाहरण हैं। ये कार्रवाइयां न केवल सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं, बल्कि प्रवासन से जुड़ी व्यापक कहानी को भी प्रभावित करती है। व्यापार समझौते और आर्थिक नीतियां। एकतरफा आर्थिक नीतियां और व्यापार समझौते अप्रत्यक्ष रूप से प्रवासन पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, देशों के बीच आर्थिक असमानताएं व्यक्तियों को बेहतर अवसरों की तलाश में पलायन करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते नाफ्टा का मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका पर आर्थिक प्रभाव के कारण प्रवासन पर प्रभाव पड़ा। सुरक्षा उपाय और निगरानी। बढ़ी हुई निगरानी और निगरानी प्रौद्योगिकियों सहित उन्नत सुरक्षा उपाय प्रवासन को प्रभावित कर सकते हैं। देश लोगों की आवाजाही पर नजर रखने और नियंत्रित करने के लिए एकतरफा पहल लागू कर सकते हैं। कुछ यूरोपीय देशों में उन्नत निगरानी प्रणालियों का उपयोग इस प्रवृत्ति को दर्शाता है। शरण और शरणार्थी नीतियां। शरण और शरणार्थी नीतियों के संबंध में एकतरफा निर्णय प्रवासन गतिशीलता को आकार दे सकते हैं। इन नीतियों में बदलाव, जैसे पात्रता मानदंडों को कड़ा करना या स्वीकृति दरों को सीमित करना, शरण चाहने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।
शरणार्थी संकट पर यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया प्रवासन को प्रभावित करने वाली एकतरफा और सामूहिक कार्रवाइयों का एक उदाहरण है। एकपक्षीय पहल पर विचार। एकतरफा पहल अक्सर किसी देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता या सामाजिक एकजुटता जैसी आंतरिक चिंताओं को दूर करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। हालांकि ऐसे कार्यों के नैतिक और मानवीय आयामों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार निहितार्थ। एकतरफा पहल मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंताएं बढ़ा सकती है, खासकर जब उनमें बड़े पैमाने पर निर्वासन या प्रतिबंधात्मक आव्रजन नीतियों जैसे उपाय शामिल हों। एक छात्र के रूप में राष्ट्रीय हितों और मानवाधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन का आलोचनात्मक विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। वैश्विक सहयोग बनाम एकपक्षवाद। एकतरफा पहल पर विचार करने से वैश्विक सहयोग के महत्व पर विचार करने की प्रेरणा मिलती है। प्रवासन एक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई घटना है और इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए अक्सर राष्ट्रों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता होती है। सहकारी दृष्टिकोण की तुलना में एकतरफा कार्रवाइयों की प्रभावशीलता का आकलन करना इस प्रतिबिंब का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कमजोर आबादी पर प्रभाव। एकतरफा पहल शरणार्थियों, शरण चाहने वालों और आर्थिक प्रवासियों जैसी कमजोर आबादी को असंगत रूप से प्रभावित कर सकती है। विभिन्न समूहों पर इन पहलों के अलग अलग प्रभाव की जांच करने से प्रवासन मुद्दों की सूक्ष्म समझ प्राप्त होती है। दीर्घकालिक परिणाम। एकतरफा पहल के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार आवश्यक है। इस बात पर विचार करना कि क्या ये कार्रवाइयां प्रवासन के मूल कारणों को संबोधित करती हैं या केवल अल्पकालिक समाधान प्रदान करती है, एक दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करती है। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। एकतरफा पहल के सांस्कृतिक और सामाजिक निहितार्थ हो सकते हैं, जो प्रवासियों के एकीकरण को प्रभावित करते हैं और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देते हैं या उसमें बाधा डालते हैं। इन आयामों पर चिंतन करने से व्यापक सामाजिक प्रभाव की समग्र समझ में योगदान मिलता है। एक्शन स्टेप्स। एक छात्र के रूप में सूचित कार्रवाई करने में प्रवासन के लिए अच्छी तरह से सूचित और दयालु दृष्टिकोण की वकालत करना शामिल है। इसमें शामिल हो सकते हैं समावेशी नीतियों की वकालत, मानव अधिकारों का सम्मान करने वाली और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने वाली समावेशी आप्रवासन नीतियों के लिए चर्चा और वकालत में संलग्न रहें। शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता अभियानों में योगदान करें जो प्रवासन से जुड़े मिथकों और गलतफहमियों को दूर करें, सहानुभूति और समझ को बढ़ावा दे। गैर सरकारी संगठनों और पहलों के लिए समर्थन। प्रवासियों और शरणार्थियों की भलाई की दिशा में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और पहल के साथ सहयोग या समर्थन करें। नीति अनुसंधान और सिफारिशें। प्रवासन नीतियों पर शोध करें, कमियों की पहचान करें और अधिक प्रभावी और मानवीय दृष्टिकोण के लिए साक्ष्य आधारित सिफारिशें प्रस्तावित करें। सामुदायिक व्यस्तता। समावेशिता को बढ़ावा देने और प्रवासियों के बारे में नकारात्मक आख्यानों का मुकाबला करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े। निष्कर्षतः प्रवासन को प्रभावित करने वाली एकतरफा पहलों पर विचार करने में उनके उद्देश्यों, परिणामों और नैतिक आयामों की गहन जांच शामिल है। एक छात्र के रूप में महत्वपूर्ण विश्लेषण को सूचित और दयालु कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जोड़कर प्रवासन मुद्दों पर अधिक सूक्ष्म और रचनात्मक बातचीत में योगदान दिया जा सकता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जटिल और गतिशील क्षेत्र और प्रवासन से इसके संबंध के बारे में गहराई से जानने दीजिए, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन (WTO)
के तहत शुरू किए गए सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS) पर ध्यान केंद्रित करते हुए गेट्स एक बहुपक्षीय समझौता है जिसका उद्देश्य वित्त, दूरसंचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। GATS के तहत बातचीत की गई नीतियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन सहित वैश्विक बातचीत के विभिन्न पहलुओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। गेट्स पर पृष्ठभूमि। उरुग्वे दौर की वार्ता के हिस्से के रूप में 1995 में स्थापित गेट्स सेवाओं में व्यापार के उदारीकरण के लिए एक व्यापक ढांचा बनाने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। यह सेवाओं के प्रगतिशील उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए नियमों और प्रतिबद्धताओं का एक सेट प्रदान करता है, जिससे सीमा पार व्यापार और सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश में वृद्धि की अनुमति मिलती है। यह समझौता राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धांत पर संचालित होता है, जिसमें बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं पूरी होने के बाद विदेशी सेवा प्रदाताओं को घरेलू सेवा प्रदाताओं के समान माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के लिए निहितार्थ। 1. गेट्स का मोड 4 प्राकृतिक व्यक्तियों का संचलन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित गेट्स के प्रमुख तत्वों में से एक मोड 4 इंच में पाया जाता है, जो प्राकृतिक व्यक्तियों के आंदोलन से संबंधित है। इस मोड में सेवाएं प्रदान करने के लिए सीमाओं के पार व्यक्तियों की अस्थायी आवाजाही शामिल है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देव श्रमिकों की संख्या और श्रेणियों के संबंध में प्रतिबद्धताओं पर बातचीत करते हैं, जिन्हें वे सेवा प्रावधान के लिए स्वीकार करना चाहते हैं। यह IT विशेषज्ञों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों जैसे कुशल पेशेवरों के प्रवासन को प्रभावित कर सकता है। 2. व्यावसायिक सेवाओं में उदारीकरण। गेट्स सदस्य देशों को पेशेवर सेवाओं में व्यापार को उदार बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें अक्सर सीमाओं के पार कुशल श्रमिकों की आवाजाही शामिल होती है। उदाहरण के लिए, कोई देश विदेशी डॉक्टरों, इंजीनियरों या वास्तुकारों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है। प्रवासन के निहितार्थ उन पेशेवरों की बढ़ती गतिशीलता में स्पष्ट है जो विदेशों में अवसर तलाशते हैं, कुछ देशों में प्रतिभा पलायन की चिंताओं में योगदान करते हैं और दूसरों में कौशल की कमी को संबोधित करते हैं। 3. शिक्षा सेवाएं और छात्र गतिशीलता। गेट्स में शिक्षा सेवाएं भी शामिल है और इस क्षेत्र में उदारीकरण का छात्र गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। देश विदेशी छात्रों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने और अन्य सदस्य देशों में प्राप्त डिग्री को मान्यता देने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रवाह में वृद्धि हो सकती है, जिससे प्रवासन पैटर्न प्रभावित हो सकता है, क्योंकि छात्र शैक्षिक अवसरों के लिए सीमाओं के पार जाते हैं और संभावित रूप से मेजबान देश के कुशल श्रम पूल में योगदान करते हैं। 4. कम कुशल श्रमिकों पर प्रभाव। जबकि गेट्स मुख्य रूप से उच्च कुशल सेवाओं में व्यापार को उदार बनाने पर केंद्रित है, कम कुशल श्रमिकों के लिए भी इसके निहितार्थ हैं। उदाहरण के लिए, कुछ सेवा क्षेत्रों में उदारीकरण से अस्थायी या मौसमी श्रमिकों की आवाजाही हो सकती है, जैसे कृषि या निर्माण क्षेत्र में। कमकुशल प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के संबंध में चिंताएं उत्पन्न होती हैं और बातचीत में अक्सर श्रम मानकों और सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा शामिल होती है। 5. नियामक उपाय और आप्रवासन नीतियां। गेट्स वार्ता में नियामक उपायों पर भी चर्चा शामिल है, जो प्राकृतिक व्यक्तियों के आंदोलन को प्रभावित कर सकते हैं। देश वीजा प्रक्रियाओं, पेशेवर योग्यताओं की मान्यता और प्रवासन की आसानी को प्रभावित करने वाले अन्य नियामक पहलुओं पर प्रतिबद्धताओं पर बातचीत कर सकते हैं।
विनियामक उपायों का सामंजस्य आप्रवासन प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है, जिससे पेशेवरों और कुशल श्रमिकों की आवाजाही आसान हो सकती है। चुनौतियां और चिंताएं। एक, ब्रेन ड्रेन बनाम ब्रेन गेन। जीएटीएस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित प्रमुख चिंताओं में से एक विकासशील देशों में प्रतिभा पलायन की संभावना है। कुशल सेवाओं के उदारीकरण से उच्च शिक्षित पेशेवरों का प्रवासन हो सकता है, जिससे वे अपने देश को आवश्यक कौशल से वंचित कर सकते हैं। हालांकि समर्थकों का तर्क है कि इसका परिणाम विकासशील देशों के लिए मस्तिष्क लाभ भी हो सकता है, क्योंकि प्रवासी ज्ञान हस्तांतरण, प्रेषण और संभावित सहयोग में योगदान दे सकते हैं। 2, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं। गेट्स के तहत सेवाओं का उदारीकरण सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा सकता है। विकसित देश अपने स्थापित सेवा क्षेत्रों के साथ कुशल श्रमिकों की आवाजाही से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, जबकि विकासशील देशों को अपनी प्रतिभा को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे संबंधित प्रवासन के लाभों के न्यायसंगत वितरण पर सवाल उठता है। 3, श्रम अधिकार और सामाजिक सुरक्षा। गेट्स के तहत कमकुशल श्रमिकों का आंदोलन श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा करता है। बातचीत में प्रवासी श्रमिकों के लिए उचित वेतन, काम करने की स्थिति और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच जैसे मुद्दों का समाधान होना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश अक्सर प्रावधानों पर बातचीत करते हैं, लेकिन कार्यान्वयन महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई है। 4, राष्ट्रीय संप्रभुता और नीतिगत स्थान। आलोचकों का तर्क है कि गेट्स वार्ता अपने नागरिकों के सर्वोत्तम हित में आप्रवासन को विनियमित करने के लिए देशों की नीतिगत गुंजाइश को सीमित कर सकती है। बाजार पहुंच और राष्ट्रीय उपचार सिद्धांतों की प्राथमिकता घरेलू कामगारों की सुरक्षा या प्रवासन से संबंधित सामाजिक चिंताओं को दूर करने के उपायों को लागू करने की सरकारों की क्षमता को प्रतिबंधित कर सकती है। आप्रवासन नीतियों में राष्ट्रीय संप्रभुता की आवश्यकता के साथ आर्थिक हितों को संतुलित करना एक सतत चुनौती है। निष्कर्षतः डब्ल्यूटीओ द्वारा जीएटीएस के तहत शुरू की गई नीति वार्ता का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर गहरा प्रभाव है। प्राकृतिक व्यक्तियों, विशेष रूप से कुशल पेशेवरों का आंदोलन गेट्स का एक केंद्रीय पहलू है, जो विभिन्न सेवा क्षेत्रों में प्रवासन के वैश्विक पैटर्न को प्रभावित करता है। यह समझौता जहां आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करता है, वहीं यह सामाजिक असमानताओं, श्रम अधिकारों और राष्ट्रीय संप्रभुता से संबंधित जटिल चुनौतियां भी उठाता है। इन मुद्दों पर विचार करने वाले एक छात्र के रूप में गेट्स ढांचे की बहुमुखी प्रकृति और इसमें शामिल व्यक्तियों और समाजों के जीवन पर इसके प्रभाव को पहचानना आवश्यक है। जैसे जैसे बातचीत जारी है, आर्थिक हितों और सामाजिक विचारों के बीच संतुलन बनाना नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य बना हुआ है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीएटीएस के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण का सम्मान करते हुए वैश्विक समृद्धि में योगदान देता है। 14.7 भारत और विश्व में नीति परिवर्तन, सीखने योग्य सबक। भारत में 1983 से अकुशल श्रमिकों के प्रवासन को विनियमित करने वाला एक कानून है। हालांकि कुशल या अकुशल व्यक्तियों के लिए कोई विशिष्ट आप्रवासन कानून नहीं बनाया गया है। भारत में विदेशियों के प्रवेश, विनियमन और रोकथाम के साथ साथ भारतीय नागरिकता के बारे में नियम संविधान, 1955 के नागरिकता अधिनियम, 1946 के विदेशी अधिनियम, 1967 के पासपोर्ट अधिनियम सहित विभिन्न दस्तावेजों में उल्लिखित है। और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 2006 में प्रवासी भारतीय नागरिकता (OIC)
की शुरुआत के साथ आप्रवासन नीति में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। 2005 में भारत सरकार द्वारा वादा की गई इस दोहरी नागरिकता ने न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए आप्रवासन नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। खाड़ी में भारतीय प्रवासियों के लिए जो भारत में पर्याप्त धन भेजते हैं लेकिन अपने मेजबान देशों में प्राकृतिक नागरिक बनने पर प्रतिबंध का सामना करते हैं, भारत सरकार ने 2006 में चौथे प्रवासी भारतीय दिवस में विदेशों से मतदान के अधिकार की उनकी मांग पर गंभीरता से विचार किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर वैश्विक आयोग की 2005 की रिपोर्ट के आलोक में दोहरी नागरिकता को अपनाना और भारत द्वारा अपने प्रवासी भारतीयों को विदेशी मतदान का अधिकार देना अधिक उल्लेखनीय हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सौंपी गई इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में प्रवासन कार्रवाई के लिए नई दिशाएं शीर्षक वाली यह रिपोर्ट वैश्विक नीति एजेंडे पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बढ़ते महत्व पर जोर देती है। रिपोर्ट स्वीकार करती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अवसरों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है या प्रवासन से संबंधित चुनौतियों का समाधान नहीं किया है, जिसके लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आयोग का सुझाव है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लाभों को अधिकतम करने और इसके प्रतिकूल परिणामों को कम करने के लिए प्रवासन नीतियां साझा उद्देश्यों और एक सामान्य दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। विशेष रूप से रिपोर्ट कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच पारंपरिक अंतर को चुनौती देती है, यह दावा करते हुए कि यह वर्गीकरण अनुपयोगी है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की जटिलता को पकड़ने में विफल है। रिपोर्ट का तर्क है कि शैक्षिक उपलब्धि में अंतर के बावजूद सभी प्रवासियों को आवश्यक श्रमिक माना जा सकता है। प्रवासियों को अकुशल श्रमिकों से परे भी असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। यह प्रणाली श्रम बाजार की निरंतरता और लचीलेपन के लिए सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करते हुए सभी प्रवासियों को विभिन्न जोखिमों में डालती है। केवल विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करना पर्याप्त नहीं है, हमें उस व्यवस्था पर सवाल उठाना चाहिए जो लगातार शोषण की ओर ले जाती है। वर्तमान नीतिगत चर्चाएं कानूनों की सिफारिश करने पर केंद्रित है, लेकिन प्रणालीगत मुद्दों को नजरअंदाज कर देती है। प्रयास निहित स्वार्थ समूहों द्वारा अनियमित या अवैध प्रवासियों के शोषण को रोकने पर केंद्रित है। श्रेणीकरण, निजीकरण या क्षेत्रीयकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा के बावजूद ILO सम्मेलनों और आव्रजन कानूनों में अपर्याप्त रूप से शामिल पारंपरिक प्रवासन विनियमन संघर्ष प्रणालीगत भेद्यता कार्यान्वयन चरण में शुरू होती है, विशेष रूप से वीजा जारी करने वाले विदेशी वाणिज्य दूतावासों में। विकासशील देशों, विशेषकर दक्षिण एशिया के प्रवासियों को गोरे और भूरे साबों द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण वाणिज्य दूतावासों के बाहर अपमानजनक अनुभव सहना पड़ता है। शत्रुतापूर्ण वातावरण में कतार में लगने का अपमान प्रवासियों को उनकी नई भूमि या रास्ते में दुर्व्यवहार, धमकियों और शोषण के प्रति संवेदनशील बनाता है। कई प्रवासी अनिश्चित यात्राएं शुरू करते हैं, जो गंतव्य देशों में प्रवासन प्रबंधन की नीतियों, कानून, कोटा और प्रथाओं में बार-बार बदलाव के कारण और भी बदतर हो जाती है। न केवल भारत में बल्कि सार्वभौमिक रूप से उपयोगकर्ता अनुकूल प्रवासन नीति बनाने के लिए नीति में स्थिरता और सम्मानजनक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। 14.8 निष्कर्ष। इस खंड में हमारा उद्देश्य एक सीधे मामले की जटिलताओं को समझाना था, बेहतर जीवन की तलाश में लोगों का प्रवास। देशों द्वारा अपनाई गई नीतियों, अंतर्देशीय और क्षेत्रीय समझौतों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र या WTO जैसे संगठनों द्वारा अपनाई गई नीतियों का प्रवास और आव्रजन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। हमने उदाहरण प्रदान करके और अपनी चर्चाओं का समर्थन करके विशिष्ट नीतियों का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन किया।
राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इनमें से कुछ नीतियों का विश्लेषण करते समय हमने देखा कि सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव अर्ध और अकुशल श्रमिकों पर पड़ता है, जिनके पास कुशल सफेदपोश श्रमिकों के बराबर सौदेबाजी की शक्ति का अभाव होता है। एक अन्य उल्लेखनीय पहलू उन्नत उत्तर पश्चिमी देशों और वंचित दक्षिण तीसरी दुनिया के देशों के बीच शक्ति की गतिशीलता है। हालांकि इस तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में, जहां दूरसंचार और संबंधित कारक प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों में नए बदलाव हो रहे हैं। अपने आगामी अनुभाग में हम अपने प्रवासी भारतीयों के संबंध में भारत की पहलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम विभिन्न नीतियों और राज्य की पहलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।